नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको शहबाज शरीफ के हाथ से फिसलता वो बलूचिस्तान दिखाएंगे जो टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान का पहला ट्रेलर बनने वाला है। पाकिस्तान आर्मी के जवान कैसे युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं और बलूचिस्तान के विद्रोही उन पर भारी पड़ रहे हैं, इसकी एक वीडियो कुंजी तैयार है। इसके बाद मेरठ के सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक ऐसा वीडियो जो चौंकाने वाला है। यह वीडियो मुस्कान और साहिल का है, जिन्होंने सौरभ की हत्या के बाद शिमला में होली खेली। इसमें उनका 100% बेशर्म रंग है और 0% पछतावा है। आज एक जोरदार क्लेश कर्नाटक विधानसभा में भी हुआ है, जहां सरकारी टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी विधायकों ने बवाल कर दिया। बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर उछाल दी, जिसके बाद 18 एमएलए 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर आलमगीर राहुल जेब वाला कटाक्ष किया है। आज एक वीडियो कुंजी नीतीश कुमार पर भी है, जिन्हें लेकर बिहार में राष्ट्रगान के अपमान वाली सियासी जंग हो गई है। 2 ऐसे वीडियो हैं जिसमें नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है। इस पर आरजेडी ने कैसे नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ये देखिएगा। आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद के जरिए विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, ये तीनों देश के लिए नासूर हैं और हमें विरासत में मिले हैं, जिनका मोदी सरकार ने मुकाबला किया। बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुरू हो गई है। पहले दिन बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा से लेकर मणिपुर की स्थिति और एनआरसी पर भी मंथन किया गया है। आरएसएस की यह मीटिंग 3 दिन तक चलेगी। और एक चौंकाने वाली खबर पुणे में बस में हुए अग्निकांड पर भी है। दावा है कि ड्राइवर ने अपने मालिक से बदला लेने के लिए कंपनी के ट्रैवलर में जानबूझकर आग लगाई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। आरोपों के अनुसार ड्राइवर जनार्दन वेतन में कटौती से नाराज था और सत्ता में अब उस 52 सेकंड की बात, जिसका सम्मान किस तरह करना है, ये शायद देश में पहली क्लास के छात्र से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक सब जानते हैं। लेकिन इसी 52 सेकंड पर इस वक्त बिहार में जबरदस्त क्लेश छिड़ा है और इसका केंद्र है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है। और इन आरोपों की गर्मी से बिहार की सियासत उबल रही है। सबसे पहले हम आपको नीतीश कुमार के 2 वीडियो दिखाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्लेश छिड़ा किस बात पर है। ये वीडियो देखिए। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर का यह वीडियो है, जहां बिहार के सीएम एक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे। लेकिन आरोप है, यहां उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार राष्ट्रगान का अपमान किया। पहला वीडियो तब का है जब राष्ट्रगान शुरू हो चुका था, लेकिन नीतीश कुमार 52 सेकंड भी खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने पास खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार से बात करनी शुरू कर दी। जब दीपक कुमार ने असहज होकर ध्यान नहीं दिया, तो नीतीश सामने खड़े पत्रकारों से हाय, हेलो और नमस्ते करने लगे। और यह सब कुछ तब हो रहा था जब राष्ट्रगान चल रहा था। इसकी याद दीपक कुमार ने नीतीश को बार बार दिलाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश रुके नहीं। एक और वीडियो उस वक्त का है जब सीएम नीतीश कुमार स्थल पर पहुंचे। तभी मंच को संचालित कर रहे एक शख्स ने राष्ट्रगान शुरू करने के लिए कहा और सबसे खड़े होने का आग्रह किया गया। लेकिन आरोप है तभी नीतीश ने राष्ट्रगान रुकवा दिया और पहले स्टेडियम का चक्कर लगाने निकल पड़े। आप लोग जहां हैं वहां खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए। सर थोड़ा सा सामने। तो नीतीश कुमार ने जो गुरुवार को किया, उसके साइड इफेक्ट शुक्रवार को बिहार विधानसभा में दिखे, जहां आरजेडी ने पहले बाहर पोस्टर लेकर नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर अंदर भी जोरदार क्लेश हुआ। आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, इसीलिए उन्हें किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहना चाहिए।
आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग्य नहीं रह गया। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। देश का अपमान हुआ, राष्ट्रगान का अपमान हुआ। जैसे दिमागी काम नहीं कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इस्तीफा करके अपना बेटा को बना ले। चूंकि हमारे नेता परिवारवाद से भागते हैं, आप भी जानते हैं। वो लोग परिवारवाद, इंटरनेशनल परिवारवाद करता है, जो सब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवारवाद के अध्यक्ष लोग हैं, पूरा परिवार उसी में है। आप देख ही रहे हैं, आप छिपा नहीं है। वो लोग तो हम भी चाहते हैं, निशांत जी हम लोगों के बीच के हैं, भाई हैं, वो आगे बढ़े, अलग बात है। लेकिन अभी बागडोर नेता के हाथ में ही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गान का कोई अगर सम्मान नहीं करता है तो उसको 3 वर्ष तक सजा हो सकता है। एक से एक बढ़कर हरकत है। 10 साल में संसार विनाश हो जाएगा। तो इस तरह का बात कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक हो? 19 सेकेंड के वीडियो के आधार पर आप नीतीश कुमार जी की समग्रता में मूल्यांकन कर रहे हैं, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है और इस स्थिति में वो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि बिहार किसके हाथों में है। कोई अपमान नहीं हुआ है, बेवजह भटकाने का काम लोग कर रहे हैं जाकर के। सच्चाई कुछ और है। नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ। जिस व्यक्ति को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर पता नहीं है, वह व्यक्ति को किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का नीतीश कुमार विकास पुरुष पर कोई अधिकार नहीं। जब इंटेंशन बिल्कुल सही है और भूल भी है और अस्वस्थता और उम्र दोनों नीतीश कुमार जी का दिखता है, ये क्षमाजोग भी है और इस पर राजनीति पॉलिटिकलाइज नहीं किया जा सकता। तो सबकी अपनी अपनी राय। वैसे बिहार में राष्ट्रगान के अपमान वाले सियासी कलेश पर हमने आप सभी न्यूज मित्रों के लिए एक और कुंजी तैयार की है, जिससे यह पता चलेगा आपको कि राष्ट्रगान को लेकर आखिर नियम क्या कहते हैं और क्या इसे तोड़ने पर किसी को सजा भी हो सकती है। दरअसल भारत के राष्ट्रगान के नियम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के तहत निर्धारित किए गए। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार राष्ट्रगान का सम्मान करना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रगान आचार संहिता के अनुसार राष्ट्रगान के वक्त सावधान मुद्रा में खड़े रहना आवश्यक है। राष्ट्रगान के शब्द या उसके संगीत में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रगान का अपमान करने और नियमों को तोड़ने पर कठोर सजा का प्रावधान है और यह सजा 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों संभव है। इसीलिए आरजेडी ये मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को 3 साल की सजा हो। इसके लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वैसे देश का राष्ट्रगान भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व और गौरव का विषय है, इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ इसका सम्मान किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो एक आम जनता हो या कोई नेता। मौलिक जिम्मेदारियों के तराजू में सब बराबर है। खैर, सत्ता में अब बात सभी न्यूज मित्रों से एक सवाल के साथ, फिर चाहे आप किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हो या किसी बिल्डर फ्लैट में। सोचिए, जिस घर में आप रह रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़कर जिसकी ईएमआई दे रहे हो, उस घर को लेकर अचानक आपके पास एक नोटिस आए जिसमें लिखा हो यह घर रहने के लिए सुरक्षित नहीं है और सुरक्षा कारणों से इसे आपको तत्काल प्रभाव से खाली करना होगा, तो आप क्या करेंगे? इस वक्त कुछ ऐसी ही बेचैनी गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बनी चिंटेल्स पैराडीसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 140 परिवार महसूस कर रहे हैं, जो सोसाइटी के ए, बी और सी टावर में रहते हैं, जिसे गुरुग्राम प्रशासन ने तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। प्रशासन के अनुसार चिंटेल्स पैराडीसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के ए, बी और सी टावर में रहने वाले लोगों को 15 दिन में घर खाली करना है। इस आदेश के पीछे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI की एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक ये तीनों टावर रहने के लिए असुरक्षित है। यह रिपोर्ट चिंटेल्स पैराडीसो सोसाइटी में 10 फरवरी 2022 को हुए एक हादसे के बाद तैयार की गई थी, जिसमें डी टावर में धमाके के साथ कई फ्लैट की छत गिर गई थी और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद सोसाइटी के डेवलपर पर लापरवाही का केस दर्ज किया गया, लेकिन साथ ही सोसाइटी के सभी टावरों को खतरनाक घोषित किया गया। बावजूद इसके 140 परिवार अभी इस सोसाइटी में रह रहे हैं।
अब प्रशासन का नोटिस मिलने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि जिस फ्लैट में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी उसे खाली कैसे करें और जाए कहां। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का अल्टीमेटम है कि कार्रवाई में बाधा डालने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब इस सोसाइटी के लोगों की एक डिमांड लिस्ट है कि या तो उन्हें बाजार कीमत के हिसाब से उनके फ्लैट का उचित मुआवजा मिले या फिर फ्लैट के बदले फ्लैट दिया जाए। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद भी उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन के अल्टीमेटम के बदले में एक अल्टीमेटम सोसाइटी के RWA ने भी दिया है कि मांग पूरी होने तक फ्लैट को किसी भी कीमत पर खाली नहीं किया जाएगा। इसीलिए अभी ये टकराव और बढ़ने की आशंका है। गुरुग्राम के चिंटल्स पैराडाइसो सोसाइटी के 3 टावर हैं जो कि खाली करने के आदेश जिनको हो चुके हैं। वो टावर मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ। A, B और C 3 टावर हैं जो कि बताया गया है कि रहने लायक नहीं हैं और इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, उनको खाली करने के लिए बोल दिया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है और ये सभी रेजिडेंट जो है इनसे कहा गया है कि तुरंत खाली कर दे। DDMA एक्ट के तहत यहाँ पर जो धारा है वो 163 लगा दी गई है और जब भी खाली कराया जाएगा पूरी पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद होगा। अभी ये जो खाली करने के लिए कह रहे हैं हमें इमीडिएट, अभी कल इन्होंने नोटिस दिया है, 15 दिन में कैसे होएगा। दूसरी चीज़, उससे पहले ये तो सेटल होना चाहिए। ये रेंट स्टार्ट करेंगे वो भी ठीक है, बट जो रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन का इशू है दैट शुड बी सॉर्टेड फास्ट। 15 दिन में खाली कर दीजिए। उनसे पूछिए कहाँ जाएगा कोई 15 दिन में। पहले उन्होंने देखा था, टाइम दिया था कि खाली कर लीजिए। DMA लगा के 15 दिन में खाली कर दो। जिस रेट पे मैंने ख़रीदा था ऑलमोस्ट सेम रेट मुझे ऑफ़र हुआ है और मैंने वो अंदर खर्चा किया वो अलग है। मैं वेयर डू आई गो। पूरी ज़िंदगी भर की सफाई कमाई लगाई थी, बैंक से लोन भी है सिर पर। इस रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनकी संख्या 150 के करीब है, लेकिन रेजिडेंट्स का सवाल है, उनका एक दर्द है। उनका कहना है कि हमने ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो अपने इस फ्लैट को खरीदने में लगा दी, अब रातों रात कहाँ चले जाएं, कहाँ रहें जाकर। वाकई बड़ी दुविधा है। वैसे सत्ता में अब बात करते हैं अमित शाह की फायर स्पीच की जो आज संसद में देखने को मिली। अमित शाह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद पर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव आए, हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया, कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की गई। इसके बाद उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद हमें पिछली सरकार से विरासत में मिला था। 2014 में NDA की सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की शुरुआत की। पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं। मजवर 2 आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है ना आतंकवादियों को सह सकती। हमने नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की शुरुआत की। लोकेशन ट्रेनिंग, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स का एनालिसिस, सोशल मीडिया का एनालिसिस, इनकी कुरियर सर्विस का रेखांकन, इनके परिवारों की आवाजाही का रेखांकन और ये सब एकत्रित कर हमने हमारे सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन से लैस करने का काम किया। 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी। हिंसक घटनाएं हुई थी 16,463 और 53% इसमें कमी आई। सुरक्षा बल मारे गए थे 1851, अब 10 साल में मारे गए 509, 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु
4,766 से कम होकर 1495.70% की गई। और सत्ता में अब बात करते हैं संघ के 3 दिवसीय महामंथन की, जिसकी शुरुआत आज हुई है। आज से बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हो रही है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 2025 की शुरुआत सरसंघचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर की। इस प्रतिनिधि सभा में आरएसएस के 1450 प्रतिनिधि मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में बैठक में संघ के विस्तार और सामाजिक कार्यों पर चर्चा हो रही है। संघ के सर कार्यवाह मुकुंद सीआर ने कई मुद्दों पर संघ के संदेश को सामने रखा। कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। आपको 5 मुद्दों के बारे में बताते हैं जो आरएसएस का मुख्य एजेंडा है। बांग्लादेश पर संघ के सर कार्यवाह मुकुंद सीआर ने कहा कि वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं का गौरव हमारी प्राथमिकता है। इसका सम्मान करना जरूरी है। वही एनआरसी पर कहा कि जो देश में रहता है उनकी पहचान जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सरकार को तय करना है। भाषा विवाद पर 3 भाषा फॉर्मूला की चर्चा हुई। ये कहा कि करियर भाषा, स्थानीय भाषा और मातृभाषा की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। मणिपुर हिंसा पर यह कहा कि वहां 20 महीने से हालात खराब हैं, लेकिन अभी उम्मीद बंधी है। केंद्र और वहां के समाज ने आगे बढ़कर काम शुरू किया है। महाकुंभ को लेकर कहा कि इससे प्रयागराज ने आत्मविश्वास बढ़ाया है। संसार के लिए यह अचंभित करने वाला था। Sight of Hindus in Bangladesh or human rights issues related to Hindus all over the world, and how a collaborative approach could be done to strengthen our society, not only in India. देश में जो रहता है उनके लिए आइडेंटिटी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन यदि हो सकता है तो भी होना चाहिए, ये संघ का मत है। Bharat had its Mahakumbh at Prayagraj, actually which heightened cultural pride and also aroused our self-confidence. The Uttar Pradesh state government and union government of Bharat, we think it deserves congratulations for creating and running the whole Kumbh with smooth infrastructure and management. Our workers and our Swayamsevaks, our organization among both Kukis and Meiteis, and we are trying to bring in the leadership in both the communities to sit together. Yes, there are many things which have to be solved politically, and some of the decision has to be taken by central government. They are doing their work. We are helping the people of Manipur by bringing communities together. और बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रीतीश नंदी समेत संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। Paid our tributes to our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji and world famous tabla player Ustad Zakir Hussain ji. आपको संघ शक्ति की संक्षिप्त जानकारी दे दें। इस समय संघ की गतिविधियां देश में 73,646 स्थानों पर हो रही है, जिनमें से 51,710 स्थानों पर प्रतिदिन शाखाएं लगती हैं। इस साल संघ की शाखाओं में 10,000 की वृद्धि हुई है, जिससे कुल संख्या 83,129 हो गई है। साप्ताहिक गतिविधियां भी पिछले वर्ष की तुलना में 4,430 बढ़ी हैं। वर्तमान में संघ की कुल 1,15,276 गतिविधियां देश भर में संचालित हो रही। और अब बात मेरठ के सौरभ मर्डर केस की, जिसमें एक नया वीडियो सामने आया है। और इस वीडियो में आरोपी मुस्कान और साहिल का ऐसा बेशर्म रंग है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यह वीडियो पति की हत्या करने वाली आरोपी मुस्कान और साहिल के होली के जश्न का है। और यह जश्न इन दोनों ने सौरभ की हत्या के बाद मनाया।
इस वीडियो में आपको इन कातिलों की 100% बेशर्मी और 0% पछतावा नजर आएगा। ये वायरल वीडियो हिमाचल के कसौल का बताया जा रहा है, जहां होली के दिन ये दोनों सौरभ की हत्या करने के बाद जश्न मना रहे थे। आपको बता दें कि अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों शिमला, मनाली और कसौल घूमने गए थे और होली के दिन वो कसौल में ही थे। सौरभ का कत्ल करने के बाद उसके शव के टुकड़े करके ड्रम में डालकर सीमेंट से भरने के बाद इन दोनों ने हिमाचल की वादियों में यह जश्न मनाया। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि मुस्कान और साहिल को ना तो अपने अपराध का पछतावा था और ना ही किसी का खौफ। इस बीच मुस्कान का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने पति सौरभ और 6 साल की बेटी के साथ डांस करती दिख रही है। यह वीडियो 25 फरवरी का बताया जा रहा है, जिस दिन मुस्कान का जन्मदिन था और इसी पार्टी के लिए सौरभ लंदन से मेरठ आया था। क्या इस वीडियो को देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि अपने पति के साथ नाचती मुस्कुराती ये मुस्कान ठीक 6 दिन बाद बड़ी बेरहमी से उसी की जान ले लेगी? आइए आगे बढ़ते हैं और आपको पुणे के उस ड्राइवर से मिलवाते हैं जिसने अपने मालिक से बदला लेने के लिए 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। और इसकी वजह जानते हैं क्या थी? सैलरी में कटौती, तनख्वाह में कटौती। जी हां, दरअसल पुणे में 2 दिन पहले एक टेम्पो ट्रैवलर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। तब इसे एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन अब असली वजह सामने आई है तो हर कोई हैरान है। सड़क पर आग की लपटों में घिरा यह वही टेम्पो ट्रैवलर है जिसमें इसी के ड्राइवर ने गुस्से में आग लगा दी। घटना के वक्त इसके अंदर 14 लोग सवार थे। आग लगते ही ज्यादातर लोग बाहर निकल गए, लेकिन 4 लोगों की किस्मत अच्छी नहीं थी। आरोप है कि जनार्दन नाम के ड्राइवर ने खुद ही गाड़ी में आग लगाई और इसके पीछे की वजह भी किसी फिल्मी बदले की कहानी से कम नहीं। बताया गया कि आरोपी जनार्दन जिस कंपनी में काम करता था, वहां उसे पिछले साल दिवाली पर बोनस नहीं मिला और सैलरी भी काट ली गई। यह बात जनार्दन के दिल में चुभ गई। उसे अपमान महसूस हुआ और उसने इस अपमान की आग में 4 लोगों को जलाकर मार डाला। हालांकि कंपनी का कहना है कि उन्होंने कभी भी आरोपी की सैलरी नहीं काटी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी जनार्दन ने बताया कि उसके साथ काम करने वाले लोग सैलरी कटने को लेकर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात से वो बहुत नाराज था, इसलिए हादसे से 1 दिन पहले उसने कंपनी के अंदर से 1 लीटर बेंजीन नाम का ज्वलनशील रसायन चुराया और उसी से गाड़ी में आग लगा दी। पुणे के हिंजवड़ी में ट्रैवल्स बस को आग नहीं बल्कि वो एक हादसा सामने आया है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रैवल्स है, यही ट्रैवल्स की जो है 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट पहले बताया गया था। बाद में पुलिस तफ्तीश के बाद ये एक हादसा जो है वो सामने आया। दिवाली पर वेतन और बोनस न मिलने से नाराज और ड्राइवर को जो लोग हैं वो तो देखिए हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।